आपने एक पूरी बुक लिख दी है कंपाउंडिंग के बारे में। बफेट साहब ने उन्होंने एक हैंड रिटन लेटर के साथ जॉयस ऑफ कंपाउंडिंग को की तारीफ भी की, प्रेज भी किया और ये भी कहा कि दिस बुक डिजर्व सक्सेस। जब आप पहला करोड़ पहुंच जाते हो फिर आपको कंपाउंडिंग का पावर रियलाइज होने लगता है। पहले 5 साल तो कुछ बहुत स्लो ग्रोथ हो रही थी, अगले 5 साल सीधा एकदम जोर का एक्सपोनेंशियल जंप आता है। वुड यू फील कंफर्टेबल शेयरिंग योर नेटवर्थ विद अस? आई शेयर कि कौन सा नेटवर्क नंबर था जब मुझे लगा कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। मेरी लाइफ में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसका स्पेशली लक का। और उसके बाद जुलाई 2021 में जब एक सर्टन बहुत अच्छा नेटवर्क नंबर पहुंच गया था, मोर देन 10-12 करोड़। उस समय मुझे लगा कि भाई अब मेरे पास सफिशिएंट मनी है। वंस यू मेक इट इन लाइफ एंड बिकम रिच ना, उसके बाद यू जस्ट वांट टू हैव अ स्ट्रेस फ्री और लो स्ट्रेस लाइफ। ऐसे कौन से सेक्टर्स है जो आपने आइडेंटिफाई करे हैं जहाँ पे आपको लगता है वी आर गोइंग टू फाइंड द नेक्स्ट मल्टी बैगर्स और द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स? अगले 10 साल की बात करते हैं, जो आज एज ऑफ टुडे जो दिख रहे हैं कि बहुत प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट थीम्स हैं। कैन यू टेल अस कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्टॉक बिफोर इट बिकम्स अ मल्टी बैगर? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर पहली बात तो अगर हाई क्वालिटी बिजनेस है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेटवर्थ शो। माय नेम इज़ शगुन और आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर गौतम बेद, जो एक CFA हैं, इक्विटी एडवाइज़र हैं एंड मैनेजिंग पार्टनर हैं एट स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड। इन्होंने एक बेस्ट सेलर बुक को भी लिखा है, द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे खुद वॉरेन बफेट ने प्रेज किया है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस कॉन्वर्सेशन एंड आई होप यू आर टू। सो लेट्स बिगिन। हाय सर, हाउ आर यू? हाय शगुन, प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू। सो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वुड यू फील कंफर्टेबल शेयरिंग योर नेटवर्थ विद अस? आई शेयर कि कौन सा नेटवर्क नंबर था जब मुझे लगा कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया हूँ अमेरिका में स्पेशली। सो जुलाई 2021 में जब नेटवर्क $2 मिलियन से ऊपर क्रॉस कर गया था, तब मुझे समझ में आ गया था कि भाई अगर मैं यहाँ से अब मेरे पास काफ़ी सालों की सेविंग सेट असाइड है। अब मुझे कोई रेगुलर जॉब सैलरी इनकम में डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपना खुद का वेंचर कर सकता हूँ। आई कैन टेक द रिस्क टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. That is when I ventured out to set up Stellar Wealth Partners India Fund. And I think with compounding, over time, after you cross a certain threshold now, उसके बाद ये बस numbers game बन जाता है. You're just considering this like a game. अब बस ये numbers बन जाते हैं. तो over time चाहिए 100 crores बने, multiple 100 crores बने. I think as long as you avoid lifestyle creep का मतलब कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ रही है, आप अपने lifestyle को भी वैसे बहुत तेज़ी से बढ़ाते जा रहे हो. एन्जॉय योर लाइफ, नो डाउट। वंस यू हैव अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लाइफ को एन्जॉय भी कीजिए। हमेशा ग्रेटिफिकेशन को डिले मत करते जाइए इंडेफिनेटली। बट ये ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि जस्ट बाकी लोग को इम्प्रेस करने के लिए आप उधारी में आ जाओ, डेट में आ जाओ, EMS के रेस में लग जाओ, उसमें उसको अवॉइड करना चाहिए। करेक्ट। एंड लाइफस्टाइल इज़ वन थिंग। क्या आपने अपने पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज में कोई चेंजेस देखे जब आपने एक सर्टेन नेटवर्थ कॉर्पस को अनलॉक किया? यस, तो बेसिकली अगर आप कोई भी बड़े इन्वेस्टर्स का हिस्ट्री देखिए मार्केट में, वो क्या करते, उनका दो फेज़ रहा है, फेज़ 1 फेज़ 2। उनका अर्ली फेज़ तो मिडिल फेज़ के बीच में वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं पहले सिक्लिकल्स, कमोडिटीज़ एंड स्पेशल सिचुएशंस में, और अपने ज़िंदगी के दूसरे हाफ में वो क्वालिटी में कंपाउंड करते हैं। सो मल्टीप्लाई इन सिक्लिकल्स, कंपाउंड इन क्वालिटी। सो सिमिलरली इन माई केस 2018 के बेयर मार्केट जब शुरुआत हुई थी स्मॉल कैप मिड कैप की, उसके पहले कई सालों तक मैंने बहुत हाई रिस्क कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग की, डीप सिक्लिकल्स, कमोडिटीज़, इलिक्विड माइक्रो कैप्स। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि वो हाई रिस्क तरीके से भी काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया। लेकिन जो बेयर मार्केट मैंने एक्सपीरियंस किया था जनवरी 2018 से मार्च 2020 के बीच में, वो मेरे माइंडसेट में प्रोफाउंड शिफ्ट लाया। बहुत बड़ा गहरी उसने सोच बदली मेरी कि रेजिलियंस एंड लॉन्जिविटी जो की टू कंपाउंडिंग है, ये 2 चीज़ों को मैं काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट करने लगा उस बेयर मार्केट के बाद। उस बेयर मार्केट के बाद मैंने मेजॉरिटी ऑफ माई पोर्टफोलियो 80% और सो अब मैं क्वालिटी स्टॉक्स में रखता हूँ, और सेकेंड लाइन स्टॉक्स या इलिक्विड माइक्रो कैप्स, डीप सिक्लिकल कमोडिटीज़ या रिस्की कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टॉक्स, उनसे थोड़ा दूर रहता हूँ। अब मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके स्ट्रेस एडजस्टेड रिटर्न्स हाई रहे। मतलब कि अब आप सिर्फ रिटर्न्स के लिए नहीं, अब आप कोशिश कर रहे हो मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स विद मिनिमाइजिंग स्ट्रेस। देखिए, जब तक आप अमीर नहीं बन जाते हो ना शगुन, तब तक आपको बहुत स्ट्रेस रहेगा। आप हमेशा सोचोगे दुनिया में क्या हो रहा है, लोकली देश में क्या हो रहा है, आप दुनिया भर की चीज़ें सोच को लेकर टेंशन लोगे। वंस यू मेक इट इन लाइफ एंड बिकम रिच ना, उसके बाद यू जस्ट वांट टू हैव अ स्ट्रेस फ्री और लो स्ट्रेस लाइफ। अब उसके हिसाब से अपने लाइफ को डिज़ाइन करते हो, बी इट योर सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, हर जगह से आप बस एक ही चीज़ कोशिश करते हो कि मुझे स्ट्रेस अब लाइफ में नहीं चाहिए, मुझे आराम से ज़िंदगी बितानी है। बहुत स्ट्रेस ले लिया, बहुत मेहनत कर ली, मुझे आराम। एंड ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है।
इसी को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ मैं. कैन यू टॉक टू अस अबाउट योर एसेट एलोकेशन ऑल्सो अ लिटिल मोर इन डिटेल, मे बी इन परसेंटेजेस कि आपने कहाँ क्या एलोकेट कर रखा है. देखिए, आई एम प्राइमरली एन इक्विटी गाय, बट ओवर टाइम आई रियलाइज कि 5 से 10% गोल्ड में रखना एक ख़राब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है. या तो आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, या अगर आपको लीवरेज प्ले ऑन गोल्ड चाहिए तो आप जो गोल्ड फाइनेंसर्स हैं जो शेयर मार्केट में जो लिस्टेड हैं, दे प्रोवाइड यू अ लीवरेज प्ले ऑन गोल्ड लाइक मुथूट फाइनेंस, नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, बट ये बेसिकली आपको लीवरेज प्ले देते हैं गोल्ड प्राइसेस पे. ज्वेलरी फॉर योर स्पाउस है, या फिर आपका जो सेल्फ ओन्ड होम है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उनको मैं एसेट एलोकेशन में गिनूंगा नहीं, बिकॉज वो आप लिक्विडेट तो करोगे नहीं. लेकिन इन टर्म्स ऑफ द लिक्विड पार्ट ऑफ द एसेट एलोकेशन, आई वुड से फॉर मी, I would say 80% is in equities through my India fund, and 10% is in fixed income to give some passive cash flow, and 10% would be in gold or gold related investments. अब एक सिचुएशनल क्वेश्चन करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस. अज्यूम करते हैं यू आर नॉट गौतम बेद एनी मोर, यू आर जस्ट सम गाय हु इज़ इन हिज 20s एंड आपकी सैलरी है मे बी 1 लाख पर मंथ. नाउ आप उस पैसे को विद ऑल द नॉलेज दैट यू हैव नाउ, आप उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते, कैसे सेव करते, कैसे स्पेंड करते? व्हाट वुड योर फिलॉसफी अबाउट मनी लुक लाइक? So recently, so Sonia Shenoy has a podcast in her name, and recently Kirtan Shah, who's a certified financial planner, वो उनके पॉडकास्ट पे आए थे. उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क शेयर किया था अबाउट दिस वेरी क्वेश्चन जो मैं आपसे शेयर करता हूँ. उन्होंने 30-30-40 का रूल शेयर किया था. 30% ऑफ योर इनकम से आप अपना खर्चे मैनेज कीजिए, 30% ऑफ योर इनकम से आप अपने उससे ऊपर का EMI मत उठाइए अपने ऊपर, और 40% जो बचता है उसको इन्वेस्ट कीजिए. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड फ्रेमवर्क. आई थिंक दैट्स अ वेरी सेंसिबल फ्रेमवर्क. और कुछ नहीं तो देखिए, मान लीजिए महंगे शहरों में रह रहे हो इंडिया में, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, जहाँ पे इतना सेविंग करना मुश्किल है, 20% सेव करो बेसिकली. बट द की टू कंपाउंडिंग इज टू गेट स्टार्टेड. सबसे बड़ा चीज़ है स्टार्ट करना एक बार, क्योंकि इट्स हैबिट फॉर्मेशन सबसे क्रिटिकल है. अगर एक बार आप हैबिट में लग गया ना, शुरू कर दी ना आपने, उसके बाद ओवर टाइम इट विल बिकम सेकंड नेचर टू यू. फिर आप बहुत आसानी से ओवर टाइम जैसे आप कंपाउंडिंग का पावर देखना शुरू करेंगे, आपको खुद इंकरेजमेंट मिलेगा और मोटिवेशन आएगा कि आप मुझे तो और इन्वेस्ट करना चाहिए. तो बहुत पावरफुल चीज़ है. तो 30-40 फ्रेमवर्क से शुरुआत कीजिए, या फिर 40-40-20 कर लीजिए, लेकिन इन्वेस्ट एटलीस्ट 20% और मोर ऑफ योर इनकम, मंथली इनकम, इनटू इक्विटी प्रोडक्ट्स. बिकॉज ये लॉन्ग टर्म, देखिए इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म एसेट क्लास. वो पैसा आपको लगाना ही नहीं चाहिए जो 5 साल से कम के लिए मेंट है, क्योंकि इस शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है जी. और उससे भी पहले इक्विटी में इन्वेस्ट करने से पहले भी मैं लोगों को समझाता हूँ कि सबसे पहले तो अगले 2-3 साल का इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रख लो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इतने सारे जॉब लॉसेस हो रहे दुनिया भर में. देयर इज़ नो गारंटी कि आपकी जॉब हमेशा रहेगी, राइट? तो कम से कम अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए बाय फर्स्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ इमरजेंसी कॉर्पस, इमरजेंसी फंड 2 से 3 साल का. उसके बाद ये एसेट एलोकेशन मैंने बोला उस पर फिर फोकस कीजिए. अगेन अनदर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन. मैं आज आपको 1 लाख रुपए दे रही हूँ. अब आप इस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करोगे इन द मार्केट्स? ये तो बहुत सिंपल है. 70-80% मैंने लाइक आई सेड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स एंड 20 से 30% वेरिएंट परसेप्शन प्लेस टू जनरेट द शॉर्ट टर्म अल्फा. बट इफ यू आस्क मी हाउ वुड आई एडवाइस यू टू इन्वेस्ट योर ओन पर्सनल मनी ऑन योरसेल्फ, मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले शुरुआत कीजिए एक बेसिक इंडेक्स फंड से. वो आपको 10 से 12% के रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेशन, दैट्स रीजनेबल एक्सपेक्टेशन टू हैव. इंडेक्स फंड्स के बाद आप माइग्रेट कीजिए टुवर्ड्स एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स. फिर आप शायद PMS में इन्वेस्ट कर सकते हैं ओवर टाइम एज योर कॉर्पस बिकम्स लार्जर. एंड अलॉन्ग द वे जैसे आपका नॉलेज डेवलप होगा अबाउट इन्वेस्टिंग, देन यू कैन स्टार्ट वेंचरिंग आउट ऑन योर ओन इनटू डायरेक्ट स्टॉक्स एज वेल. सो एक प्रोग्रेशन होता है. देखिए, अगर आपको एक अच्छा लॉयर बनना है आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी इन प्रैक्टिस. अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी इन प्रैक्टिस. सिमिलरली अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी इन प्रैक्टिस. तो कीप स्टडिंग एंड प्रैक्टिसिंग, एंड देन वंस यू आर अडेप्ट इन मैनेजिंग योर ओन मनी, उसके बाद आपको थर्ड पार्टी ज़रूरत नहीं, आप खुद ही मैनेज कर सकते हो. आपने एक पूरी बुक लिख दी है कंपाउंडिंग के बारे में, राइट? इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग. हर इन्वेस्टर, हर फाइनेंस गुरु, एवरीवन स्पीक्स ऑफ इट, राइट? आपको कब रियलाइज़ हुआ कि बॉस कंपाउंडिंग में कुछ तो मैजिक है and this is where I'm going to put my mind? How did that realization come to तो you? रियलाइजेशन मैंने जॉर्ज कंपाउंडिंग किताब में लिखा भी इसके बारे में कि भाई वंस यू मेक योर फर्स्ट $1 million ना, जब आप फर्स्ट $1 million बना लेते हो थ्रू आफ्टर मैनी ईयर्स, देन उसके एक बार एक सर्टन लेवल, जैसे इंडिया में अगर मैं लोकली बात करूँ, इंडिया में जब आप पहला करोड़ पहुंच जाते हो फिर आपको कंपाउंडिंग का पावर रियलाइज होने लगता है. US में जब आप फर्स्ट $1 million कमा लेते हो तब आपको कंपाउंडिंग का पावर रियलाइज होता है. बेसिकली एक बार आप एक सर्टन लेवल थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाओ ना, उसके बाद आपको ऐसा होने लगता है ये तो बहुत पावरफुल चीज़ है. बिकॉज पहले 5 साल तो कुछ बहुत स्लो ग्रोथ हो रही थी, अगले 5 साल सीधा एकदम जोर का एक्सपोनेंशियल जंप आता है. तो ये
अब एक्सपीरियंस ही बेसिकली, जितना भी आप किताबें पढ़ लो, बट जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हो उसको, देन ओनली यू डेवलप द कन्विक्शन कि भी दिस इज द वे टू गो. एंड दैट्स वाई आई टेल पीपल द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. बिकॉज बहुत लोग अगर आप इसका पावर को एहसास और रियलाइज़ करेंगे 60-70 साल में, इट्स टू लेट. लेकिन अगर आप 20 अपने 20s में शुरू कर लें इस प्रोसेस को, तो द अर्लियर यू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ कंपाउंडिंग द बेटर फॉर यू. बिकॉज फिर आपको और एक चीज़ समझ में आने लगेगी कि सिर्फ पैसा नहीं, जैसे कि इस जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग किताब सिर्फ पैसा कंपाउंडिंग के बारे में नहीं है. मैंने इसमें ये भी समझाया कि कैसे आपका इंटेलेक्चुअल और सोशल कैपिटल भी कंपाउंड करता है. क्योंकि जब आप अपने 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 आप में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने सोच और दुनिया की समझ में इन्वेस्ट करते हो, तो ये मैसिव डिविडेंड्स पे करता है आपकी ज़िंदगी भर. आपको बहुत बहुत इसके फ़ायदे मिलते हैं थ्रू आउट लाइफ. तो दैट्स व्हाट द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग इज अबाउट. इट्स अबाउट लिविंग a very holistic life, which is basically complete in various aspects, not just money. Right. आपने ग्लोबली बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में यू वर्क, राइट? तो क्लियरली यू नो हाउ बिजनेसेस वर्क. जब आप अपने लिए वो कंपनी सेलेक्ट करते हो जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लुक एट? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं. अगर पहली बात तो अगर हाई क्वालिटी बिजनेस है, उसमें ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा एलोकेशन रख सकते हो. क्योंकि अगर आप लो क्वालिटी, बहुत लोग क्या करते हैं, सस्ते शेयर्स या लो क्वालिटी शेयर्स में जाएंगे जो इसमें प्रॉब्लम चल रही हैं. बट उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि आपको बार बार उसको बेचकर रिसाइकिल करके नए अपॉर्चुनिटी ढूंढने पड़ेंगे. तो आपके एरर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे. लेकिन जब आप हाई क्वालिटी बिजनेस को आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट करते हो, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक रह सकते हो, राइट? अब हाई क्वालिटी बिजनेस का मतलब क्या है? एक हाई क्वालिटी बिजनेस में 3 फंडामेंटल चीज़ें होती हैं. सबसे पहले, उस बिज़नेस का रिटर्न ऑन कैपिटल उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कहीं ज़्यादा होता है. जो डिफरेंस है रिटर्न ऑन कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वो आपको देता है आपका फ्री कैश फ्लो यील्ड, कि वो बिज़नेस कैश जनरेट कर रही है, नंबर 1. दूसरा चीज़, उस बिज़नेस के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या जो वॉरेन बफेट बोलते हैं मोट होना चाहिए. और वो मोट की वजह से वो बिज़नेस लंबे समय के लिए हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एंजॉय कर सकता है. कॉम्पिटिशन आसानी से नहीं आ सकता उसका रिटर्न कम करने के लिए. एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उस बिज़नेस के पास सफिशेंट री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि वो जो फ्री कैश फ्लो जो जनरेट कर रहा है, उसको वो बिज़नेस के अंदर ही री इन्वेस्ट करके एट हाई रिटर्न ऑन कैपिटल लंबे समय के लिए ग्रो कर सके. तो फिर आपको एक कंपाउंडिंग मशीन मिल जाती है. कोई भी हाई रिटर्न ऑन कैपिटल बिजनेस जिसके पास री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दोज आर दी लॉन्ग टर्म कंपाउंडर जो हम कहते हैं इंडियन मार्केट में. पिछले 20-30 सालों में पिडिलाइट देखिए, एशियन पेंट्स देखिए, HDFC बैंक देखिए, अब तो उनका ग्रोथ स्लो हो गया है. लेकिन इन सब कंपनीज ने बहुत सालों तक 20% प्लस अर्निंग्स कंपाउंडिंग की है. और जो लोग शुरू में कंपनीज को लेकर बस टिके रहे थ्रू ऑल द अप्स एंड डाउन्स, उन्होंने खूब वेल्थ क्रिएट की अपने और अपने परिवारों के लिए. ट्रू. ओके, सो लाइक यू सेड कि जिन लोगों ने वो स्टॉक्स उस टाइम पे खरीदे एंड वो टिके रहे. ना माई क्वेश्चन इज़ कि अगर आपने किसी स्टॉक को मल्टी बैगर बनने के बाद आपने देखा कि यार इसके तो बड़ा क्रेज़ है, ये खरीद लेता हूँ, तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो आपका रिटर्न है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू व्हेन यू आइडेंटिफाइड व्हेन नो वन एल्स डज इट. कैन यू टेल अस कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्टॉक बिफोर इट बिकम्स अ मल्टी बैगर, सो दैट आपको पता हो कि आपको ये चीज़ें देखनी है? देखिए, कोई भी मल्टी बैगर देखिए एडवांस में शॉर्ट सर्टेनिटी पता चलेगा नहीं आपको. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि डाइवर्सिफाई कीजिए, 20 से 25 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाइए. एंड देन ओवर टाइम आप बेसिकली मॉनिटर कीजिए. बेसिकली 2 से 3 साल का नज़रिया लेके पहले शुरुआत कीजिए. अपने रिसर्च के बेसिस पे फर्स्ट तो आपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, 2 से 3 साल का नज़रिया लेके आपने इन्वेस्ट किया. हर 2 से 3 साल के एंड में इसको वापस इवैल्यूएट कीजिए. अगर अगले 2 से 3 साल भी अच्छे लग रहे हैं तो फिर आप इन्वेस्टेड रहिए. क्योंकि आज के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की वजह से इतना तेज़ गति से, इतने तेज़ रफ्तार से चेंजेस आ रहे हैं कि कब कोई बिजनेस मॉडल डिस्टर्ब हो जाए और उसका टर्मिनल वैल्यू, जो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कब डिस्टर्ब हो जाए आपको पता चलता ही नहीं है. और फिर आपका परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल हो जाता है. तो आपने पूछा कि कैसे आप जल्दी जल्दी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बहुत कुछ सिंपल तरीके हैं. सेक्टर लीडरशिप को देखिए. बिजनेस जो है अपने इंडस्ट्री में सेक्टर लीडर हो. दूसरा, बिजनेस के पास लो और नो डेट हो. कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली देखिए परफेक्ट नहीं मिलती कोई भी कंपनी में, लेकिन कोई बिग रेड फ्लैग्स नहीं हो और प्रोमोटर का स्किन इन द गेम काफ़ी अच्छा खासा हो, 50% से ऊपर हो आइडियली, और उस सेक्टर या इंडस्ट्री में गवर्नमेंट की ब्लेसिंग्स हों. बिकॉज यू डोंट वांट टू बेसिकली गो अगेंस्ट व्हाट द गवर्नमेंट इज पुटिंग एज एम्फेसिस ऑन. आपको चाहिए इंडस्ट्री जिसमें टेलमेंट हो. ये सब बेसिक चीज़ें आप देखिए. इन सब हाई क्वालिटी बिजनेसेस में एक और चीज़ है, काफ़ी बारी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में ऑपरेट करते हैं. और आपको कैसे पता चलेगा कि बिजनेस नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में है कि नहीं? बैलेंस शीट खोलिए, उसमें आइटम होगा एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स. वो अगर दिख गया आपको, अगर कोई बिजनेस को
प्रोडक्ट सर्विस डिलीवर करने से पहले ही एडवांस मिल जा रहा है, वो कैसे मुमकिन है? कुछ तो स्पेशल कर रहा है वो कस्टमर्स के लिए, तभी तो उसको शुरू में एडवांस मिल जा रहा है। ऐसे बिजनेस को भी आप ट्राई कीजिए आइडेंटिफाई करने का। और आजकल तो इतने अच्छे स्क्रीनिंग टूल्स हैं, तिजोरी फाइनेंस है, Screener.in है, इसमें आप सिंपल ये सब नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का बस पैरामीटर डाल देंगे तो आपको ऐसे ही वो शॉर्टलिस्ट करके कंपनीज दे देंगे फॉर रिसर्च। तो टूल्स एंड रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, वो जो भूख है सीखने की और ग्रो करने की वो लैकिंग है बहुत लोगों में। वो देखिए शेयर मार्केट ऐसा, यहाँ ये ऐसा जगह नहीं जहाँ पे आप बस 5-10 हज़ार रुपये ट्रेडिंग करके कमाने के लिए आपको आना चाहिए। यहाँ पे आपको बड़ा सोचने की ज़रूरत है। यू हैव टू थिंक रियली रियली बिग। ये बेसिकली आप जब इन्वेस्ट करते हैं, डोंट इन्वेस्ट टू चेंज योर कार, इन्वेस्ट टू चेंज योर हाउस। ऐसे सोच के इन्वेस्ट कीजिए आप कि आपको अपना ज़िंदगी बदलना है। जहाँ से आपको बस बेसिक इनकम नहीं चाहिए, आपको बड़ा नेटवर्थ क्रिएट करना है एंड यू वांट टू बिल्ड जनरेशनल वेल्थ फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। वाओ, आई थिंक दिस इज़ रियली एम्पावरिंग टू से कि आपको लाइफ में छोटे अपग्रेड्स नहीं, यू वांट टू चेंज योर लाइफ स्टाइल, दैट इज़ इनक्रेडिबल, आई थिंक अमेजिंग। ओके, क्या आप हमें अपने पहले मल्टी बैगर के बारे में बता सकते हैं? बिकॉज आई एम क्यूरियस, आपको इतना टाइम हो गया है, यू सीम टू बी रियली गुड एट स्पॉटिंग देम। व्हाट वाज योर फर्स्ट मल्टी बैगर? बहुत सो मेनी इन द इनिशियल ईयर्स। सीसीएल प्रोडक्ट्स वाज वन, आयशर मोटर्स वाज वन, एक पहले एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, अब उसका नाम बदल के भारत फाइनेंशियल हो गया, वो भी एक शेयर था। फिर HEG वाज अ वेरी बिग विनर बिटवीन 2017 एंड 18। लेकिन सबसे बड़ा मल्टी बैगर मेरा रहा है एक ऑटो एंसलरी कंपनी है कॉल्ड राजरत्न ग्लोबल वायर, जिसको मैंने जून 2020 में लिया था। वो 2 साल के बेयर मार्केट क्रैश के बाद 5 के P मल्टीपल में, और अगले 2 साल में वो शेयर 20 गुना बढ़ गया, ऑलमोस्ट 2000% रिटर्न दिया था मुझे। तो दैट बेसिक, बट यही है ना कि मैं इतने सालों से 2007 से मार्केट के अंदर हूँ। विदाउट द इनर स्ट्रेंथ ऑफ योर पैशन फॉर इन्वेस्टिंग टू हेल्प यू सर्वाइव एंड लास्ट थ्रू द डिफिकल्ट पीरियोडिक फेजेस ऑफ पेन एंड सफरिंग, आप वो गेम में अगर प्रेजेंट ही नहीं रहोगे, जब वो बड़ा फुल टॉस जब आएगा आपके तरफ, आप छक्का तभी मार पाओगे ना अगर आप बोल्ड आउट नहीं हुए उसके पहले। द की टू रिचेस इज सर्वाइवल। पीटर बर्नस्टीन सही कहा है, द की टू रिचेस इज सर्वाइवल सर्वाइवल सर्वाइवल। सो आप बस सर्वाइवल पे फोकस कीजिए। मेन चीज़ इज प्रायोरिटाइज सर्वाइवल अबव ऑल एल्स। अगर आप मार्केट में लंबे समय के लिए रह गए ना, सर्वाइव कर लिए ना, आज नहीं तो कल आपको एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी आपकी आंखों के सामने इन प्लेन साइट आपको मिल जाएगी, और फिर दैट इज़ व्हेन यू रियली मेक द बिग मल्टी बैगर। बहुत सारे ग्रीन फ्लैग्स की बात करी, अब कुछ रेड फ्लैग्स भी आप बता दो कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मेक श्योर कि इस बिज़नेस में ये चीज़ ना हो, क्योंकि अगर ये है तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है शगुन, बिकॉज इन्वेस्टिंग एक नेगेटिव आर्ट है। इसमें क्या नहीं करना है वो जानकारी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन व्हाट टू डू। सो बेसिकली क्या अवॉइड करना है वो बहुत ज़रूरी है। इसकी कुछ आइटम्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। हम चेक करते हैं वेदर देर आर एनी फ्रीक्वेंट चेंज इन ऑडिटर्स। क्या ऑडिटर्स बहुत फ्रीक्वेंटली बदले जा रहे हैं? क्या ऑडिटर्स ने कोई क्वालिफिकेशंस रेज तो नहीं किया है? क्या कंपनी के पास कोई लॉन्ग लिस्ट ऑफ अनऑडिटेड फॉरेन सब्सिडरीज तो नहीं है? क्या ऑडिटर फीस रेवेन्यू ग्रोथ से भी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है? बिकॉज दैट्स अ रेड फ्लैग। क्या कंपनी का जो प्रमोटर है उसके पास कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो नहीं है अगेंस्ट हिम? वो चेक कीजिए। ये भी चेक कीजिए कंपनी के ऊपर कोई CBI, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेवी की कोई रेट तो नहीं पड़ी पास में? वो भी चेक कीजिए आप। फिर आप चेक कीजिए कि कंपनी क्या अपना इक्विटी को काफ़ी डाइल्यूट कर रही है? क्या प्रमोटर होल्डिंग कम हो रहा है? क्या प्रमोटर अपने शेयर्स प्लेज कर रहा है? क्या कंपनी ने अपना वेल्थ को माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ पास्ट में शेयर किया है कि नहीं थ्रू डिविडेंड शेयर बायबैक्स? वो भी चेक कीजिए। फिर आप चेक कीजिए कि भाई क्या कोई स्टैट्यूटरी पेमेंट्स में कंपनी ने डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है? क्या कंपनी के पास कोई हाई कंटिजेंट लायबिलिटीज़ तो नहीं है, या कोई ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशंस तो नहीं है? ये भी चेक कीजिए कि जो प्रमोटर है कहीं उसके पास अपने कोई प्राइवेट कंपनी तो नहीं है जो लिस्टेड कंपनी की तरह सेम बिजनेस कर रही है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। फिर आप चेक कीजिए कि रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स कंपनी के बारे में क्या बोल रहे हैं, करंट एंड नेक्स्ट एम्प्लॉयज़ कंपनी के बारे में क्या बोल रहे हैं। वो glassdoor.com जैसे वेबसाइट्स में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। फिर अब ये भी चेक कीजिए कि कंपनी की रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी कहीं ज़्यादा अग्रेसिव तो नहीं है? क्या कंपनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव तो नहीं है? और समटाइम्स इफ समथिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इट यूजुअली इज़। तो जैसे एक कमोडिटी इंडस्ट्री में अगर कोई कंपनी 30% मार्जिन कमा रही है और उसके पीयर्स 10% मार्जिन कमा रहे हैं, तो कुछ तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, तो कुछ और डीप डाइव करना चाहिए। कुछ इंडस्ट्रीज़ में फिक्स एज ए टर्नओवर अगर 2 से 3 टाइम अगर नॉर्म है, और कोई कंपनी 20-30 टाइम फिक्स एज ए टर्नओवर दिखा रही है अपने बुक्स में, तो वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो भी आप डबल चेक कीजिए। एंड देखिए, इन्वेस्टिंग इज़ नेवर ब्लैक और वाइट, इट्स ऑलवेज शेड्स ऑफ ग्रे। इन इन्वेस्टिंग, जैसे मैंने अपने सेकंड किताब में लिखा भी इसके बारे में कि इन इन्वेस्टिंग वी ऑल हैव टू लिव विद द रिस्क्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड। तो
ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेकलिस्ट में से हो सकता है 3-4 आइटम प्रेजेंट हों जो रेड फ्लैग्स हों, बट अगर आप उनको टॉलरेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ आपको, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अगर छोटे अमाउंट के हैं इन रिलेशन टू द ओवरऑल साइज ऑफ द कंपनी, तो आप उसके संग गो ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बहुत बड़े परसेंटेज हैं ऑफ द ओवरऑल सेल्स, फिर आप उसको अवॉइड कीजिए, एंड यू हैव टू बी एडिक्वेटली कंपेंसेटेड फॉर द रिस्क्स दैट यूर अंडर राइटिंग। तो इसलिए आपका रिटर्न रिक्वायरमेंट भी थोड़ा हाई होना चाहिए, स्पेशली जब आप मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको 20 से 25% रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं है अर्निंग्स ग्रोथ से थ्रू, तो फिर आप इतना रिस्क लेने की जरूरत क्या है? फिर तो आप लार्ज कैप स्टॉक्स में 10-12% कमा लेंगे। वाई टेक द रिस्क? Unfortunately, I think most investors don't have that kind of mindset because the markets are so volatile, they're so dynamic. हर बार कुछ ना कुछ हो रहा होता है. तो मोनिश पबराई ने ये स्टेटमेंट दी थी that you truly get to know a business when it is down 50% in your portfolio. Considering कि markets में भी क्या हो रहा है, I think a lot of investors, feel more familiar with drawdowns in life right now. आपकी क्या एडवाइस है? How should investors deal with things like these? देखिए, सबसे बड़ी लेसन्स इन्वेस्टिंग की आती है बेयर मार्केट से, और ये लेसन्स ज़िंदगी भर के लिए आपको लाभ पहुंचाती हैं। तो अगर आपके इस पोर्टफोलियो में अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है टू ऐड मोर और जस्ट ए पुट। बट ये गलती मत कीजिए कि जस्ट बिकॉज स्टॉक प्राइस कम हो गया है इसलिए आप बेच के निकल जाए मार्केट से, वो गलती बस मत कीजिएगा। अगर आप हिस्ट्री में सिखाती है कि अगर आप मार्केट में बस लंबे समय के लिए बस अच्छे बिजनेसेस में टिके रहे ना, स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस से, इंडियन मार्केट में अच्छे प्रोमोटर के अच्छे क्वालिटी शेयर्स आपको अल्टीमेटली पैसा बना के देते ही हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि बिज़नेस की क्वालिटी कैसी है। अगर अच्छी क्वालिटी है तो इन्वेस्टेड रहिए, और अगर ख़राब क्वालिटी है तब वो भी अपॉर्चुनिटी। कैसे? एक बेयर मार्केट क्रैश में क्वालिटी और बैड क्वालिटी दोनों के शेयर्स गिरते हैं। गुड क्वालिटी इवेंचुअली राइज बैक करके ऑल टाइम में वापस पहुंच जाती है इवेंचुअली, लेकिन बैड क्वालिटी बहुत सालों तक रिकवर नहीं कर पाती है। तो जब गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी स्टॉक्स दोनों गिरे मार्केट क्रैश में, तो आप बैड क्वालिटी स्टॉक्स को बेचकर हाई क्वालिटी स्टॉक्स में अपने पैसा रिसाइकिल कर लीजिए। वो आपको एक मौका देता है टू कोर्स करेक्ट योर पोर्टफोलियो। तो आपको ऐसे बेयर मार्केट्स को अप्रोच करना चाहिए कि भाई मुझे मौका मिल रहा है टू इम्प्रूव दी क्वालिटी ऑफ माई पोर्टफोलियो। So, what is your advice for, especially for new investors जो मार्केट में एंटर कर रहे हैं? How do they keep their cool, especially जब मार्केट में बहुत उथल पुथल हो रही है, कोई बोल रहा है क्रैश हो रहा है, कोई बोल रहा है करेक्शन है, इतना कुछ हो रहा है? How do you advise them to keep their cool? सबसे आसान तरीका है शगुन कि आप फाइनेंशियल मार्केट हिस्ट्री पे अपने आप को एजुकेट कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर रियलाइज़ होगा कि पिछले 40 सालों में एवरी शार्प करेक्शन या करेक्शन इन द इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी रही है। मैं आपसे कुछ 1-2 सवाल पूछता हूँ, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर देम। कि आपको पता है कि जनवरी से फरवरी 2015 के बीच में इंडियन मार्केट में क्या हुआ था, या कितना बड़ा फॉल आया था? स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में 20 से 25% का फॉल आया था। आज कोई बात करता नहीं है। फिर हम बात करते हैं 2016 के बारे में, नवंबर दिसंबर 2016, उस समय भी मार्केट में 20-25% फॉल आया। आज कोई इसकी बात करता नहीं है। फिर जनवरी 2018 से लेकर मार्च 2020 के बीच में स्मॉल कैप इंडेक्स 55% क्रैश किया, मिड कैप इंडेक्स 45% क्रैश किया। जो इन्वेस्टर्स आज हैं मार्केट में कोविड के बाद, वो तो कोई बात करते नहीं वो 2.5 साल की बेयर मार्केट के बारे में। इवन इन दिस पिछले 5 साल के बुल मार्केट की मैं बात करूँ तो फरवरी 2022 से जून 2022 के बीच में भी स्मॉल कैप मिड कैप में 25-30% का करेक्शन आया था। आज कोई बात करता नहीं है। कुछ महीने पहले की अगर मैं बात करूँ तो जनवरी फरवरी मार्च में भी 25-30% फॉल आया मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में। आज वापस उसकी कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्टॉक प्राइस वापस बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ये सारे एपिसोड्स में क्यों शेयर कर रहा हूँ आपसे? बिकॉज जब आप अपने आप को एडुकेट करोगे ऑन फाइनेंशियल मार्केट हिस्ट्री, आपको समझ में आ जाएगा कि हर गिरावट के बाद जो नेक्स्ट तेज़ी आती है वो गिरावट से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। ये आपको हेल्प करेगा टू बिल्ड कन्विक्शन इन योर इन्वेस्टमेंट व्हेन यू आर फेसिंग दीज पीरियोडिक फेजेस ऑफ मार्केट टर्बुलेंस। जब भी मार्केट गिरे, ये सोचो कि भाई पहले इससे भी कहीं बड़ी फॉल आई थी, उसके बाद तो और भी बड़ी तेज़ी आ गई थी, तो ये अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे टाइम में अगर आप SIP कर रहे हो, आपको अपने SIP लमसम अमाउंट डाल के और बढ़ाइए अपने SIP को। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते हो, अगर आप खुद ही पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, तो यू शुड ट्राई टू टॉप अप इन सच टाइम्स, बिकॉज पेशेंस विद गुड बिजनेसेस हैविंग ग्रोइंग अर्निंग्स इज द की टू इन्वेस्टिंग सक्सेस। ये बहुत सिंपल है, पेशेंस, गुड बिजनेस एंड ग्रोइंग अर्निंग्स। ये 3 चीज़ आप जोड़िए, आपको मिल गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सक्सेस का मंत्र। जी, तो वॉरेन बफेट की हमने काफ़ी बात करी। वी वर लुकिंग एट हिज पोर्टफोलियो एंड हिज परफॉर्मेंस, एंड वो बहुत फेमसली कहते हैं द बेस्ट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर, and a lot of investors swear by it. But we were looking at his own portfolio and we realized that in recent years, he sold 6 out of 10 stocks within a year. Yep. And there's only one stock that he has held
for more than 7 years. This completely contradicts everything that he talks about. So, do you think it's just a change in strategy? Yeah, there is something more that's going on. देखिए, वॉरेन बफेट जी ने अपने पास्ट इंटरव्यूज़ में एक्नॉलेज भी किया है कि काफ़ी शेयर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल टेक बबल बूम में, उसमें अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी स्टॉक्स 2000 की बात है, उस समय उनका जो लार्जेस्ट पोजीशन था कोको कोला, वो भी बहुत महंगा हो गया था और अगले 10 साल उस स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिए। तो इस मिस्टेक के बारे में भी मिस्टर बफेट हैज़ टॉक्ड अबाउट कि शायद मुझे उस समय बेच देना चाहिए था, क्योंकि अच्छा बिजनेस, अच्छा शेयर हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप क्या वैल्यूएशन या किस प्राइस पे लेते हो वो डिटरमाइन करेगा कि आप उस स्टॉक से पैसा बनाओगे कि नहीं। सो इसे, और आज के ज़माने में स्पेशली जब टेक्नोलॉजी की वजह से इतने तेज़ रफ्तार से चीज़ें बदल रही हैं, आप बाय एंड होल्ड या बाय एंड फॉरगेट नहीं कर सकते हो, आपको बाय एंड मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कब कहाँ से कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी प्रमोटर का रिस्क आ जाए या रेगुलेटरी रिस्क आ जाए या इंडस्ट्री रिस्क आ जाए या कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉब्लम आ जाए या कैपिटल एलोकेशन प्रॉब्लम आ जाए, इतने सारे रिस्क्स हैं। तो आपको हर दिन ये मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस की ट्रेजेक्ट्री जो है, फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री, इन्वेस्टिंग क्या है, इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक बेट ऑन व्हाट लाइज एड इन द फ्यूचर। आपने कुछ अजम्पशंस लेके इन्वेस्ट किया है कंपनी में, इस कंपनी में ओवर टाइम ये होगा। अगर आपको लगता है कि भाई आपका थीसिस इनवैलिडेट हो गया है, नल एंड वॉइड हो गया है बिकॉज ऑफ सम रिस्क विच इज मटेरियलाइज्ड, तो उसको बेच के फिर दूसरे शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। एट द सेम टाइम आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ज़रूरी नहीं कि आपको रेगुलरली चर्न करना है, बट हर दिन नए स्टॉक आइडियाज़ को रिसर्च करते रहिए, स्टडी करते रहिए, क्योंकि आपको कम से कम 10-15 अच्छे क्वालिटी रिप्लेसमेंट आइडियाज़ का वॉच लिस्ट हमेशा तैयार करके रखना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक बेचा और आपको फुली इन्वेस्टेड रहने का अगर इच्छा है, तो एटलीस्ट यू हैव अ रिप्लेसमेंट आइडिया रेडी। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग की आदत सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की ट्रेट है। लाइक यू मैंशन कि बहुत फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से इसलिए अट्रैक्टेड हैं बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ दैट दे सी। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई करे हैं जहाँ पे आपको लगता है वी गोइंग टू फाइंड द नेक्स्ट मल्टी बैगर्स और द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स इन द नेक्स्ट मे बी 10 years? देखिए, मल्टी बैगर्स ओवर टाइम एंड वेल्थ क्रिएटर्स ओवर टाइम हैव गॉट टू थिंग्स इन कॉमन। दो चीज़ कॉमन होती हैं, एक है लॉन्जिविटी ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, एंड यू वांट अर्निंग्स ग्रोथ एटलीस्ट 20-25% आपको ग्रोथ चाहिए। तो अगले 10 साल की बात करते हैं, जो आज एज ऑफ टुडे जो दिख रहे हैं कि बहुत प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट थीम्स हैं। एक तो दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशंस पीक पे चल रहे हैं। दुनिया भर में अब यूएस ने बोल दिया है कि आपको अपना डिफेंस स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, चाहे यूरोप हो या एशिया हो, आपको 5% ऑफ जीडीपी डिफेंस में स्पेंड करना पड़ेगा। तो डिफेंस सेक्टर जो बहुत बस पिछले 2-3 साल में डिस्कवर हुआ है, काफ़ी इन्वेस्टर सोचेंगे कि तो डबल ट्रिपल 10 गुना भी हो गए हैं, लेकिन उनके अगर मार्केट कैप्स अगर आप देखें कंपेयर टू द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ इज सो ह्यूज कि इवन इफ यू आर एबल टू बाय देम एट आई वुड से एन एक्सपेंसिव वैल्यूएशन टुडे, अगर आपको कन्विक्शन है कि अर्निंग्स ग्रोथ बहुत तेज़ी से आएगी अगले 10 साल तक, तो यहाँ से भी अच्छे पैसे बनाने की उम्मीद है डिफेंस सेक्टर में। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया भर में ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत इन्वेस्टमेंट्स और स्पेंडिंग हो रही है, लेकिन कॉम्पिटिशन एक्ट्स एज फ्रिक्शन फॉर वैल्यू क्रिएशन। अगर जो लीडिंग एआई कंपनीज जो हैं, अगर वो एक दूसरे से मार्केट शेयर के लिए फाइट करेंगी, तो वहाँ पे शायद वेल्थ क्रिएशन नहीं हो। लेकिन जो प्रॉक्सी प्लेज हैं, जो इनडायरेक्ट वेज हैं, जो पिक्शन, जो हम लोग बोलते हैं पिक्शन शॉवल्स प्ले, जैसे पावर एंड पावर एंसिलरी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा सेंटर्स, इन सब क्षेत्रों में अगले बहुत सालों तक ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो इसमें भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं इंडिया में, उसको भी आप देख सकते हैं। थर्ड बिग ट्रेंड GLP-1 या वेट लॉस ड्रग्स। दुनिया भर में ये अगले 5 साल में 2030 में एज पर लॉट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स ये $100 बिलियन की अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। और इंडिया में कुछ गिने चुने लिस्टेड कंपनीज़ हैं जो ये फार्मा कंपनीज़ के लिए वो कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल डिवाइसेस बनाती हैं और उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं। तो वहाँ पे भी आपको बहुत सालों का अर्निंग्स ग्रोथ का विजिबिलिटी सामने है। तो GLP-1 ड्रग्स, डिफेंस एंड AI की प्रॉक्सी प्लेस, ये 3 क्षेत्रों में आप डेफिनेटली रिसर्च करके देख सकते हैं। और जब भी मान लीजिए अगर आप आज वैल्यूएशन से कंफर्टेबल नहीं है, तो मार्केट में तो हर साल 1-2 बार मौके मिल ही जाते हैं। 15-20% फॉल तो रैंडमली कभी भी आ जाता है। एटलीस्ट अगर आप स्टडी करके अपने तैयारी करके रेडी रहेंगे, तो देन यू विल स्टार्ट व्यूइंग मार्केट करेक्शंस एज अपॉर्चुनिटीज़। फिर आप मार्केट करेक्शंस डरेंगे नहीं, आप प्रिपेयर्ड रहेंगे टू कैपिटलाइज। क्या हम कुछ ऐसे 4 से 5 साइंस के बारे में बात कर सकते हैं जो एक इन्वेस्टर को हेल्प करें इन अंडरस्टैंडिंग दैट नाउ इज़ द टाइम फॉर मी टू एग्जिट द स्टॉक? बहुत इन्वेस्टर्स ये सेम आंसर आपको इस क्वेश्चन में देंगे कि एक रीज़न तो ये होता है कि जब स्टॉक क्रेजीली ओवर वैल्यूड हो जाए, 100-150 का पी मल्टीपल फॉर एग्जांपल हो जाए, बिकॉज उस वैल्यूएशन में काफ़ी सालों का ग्रोथ ऑलरेडी फैक्टर इन हो गया स्टॉक प्राइस में। दूसरा, अगर ग्रॉस कैपिटल मिस एलोकेशन या कोई बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्शन होता है, वो भी और एक एग्जिट ट्रिगर बन जाता है आपके लिए।
तीसरा रीज़न है, अगर आपको एग्जिस्टिंग स्टॉक से कहीं बेटर रिटर्न अपॉर्चुनिटी जो आपको कहीं और से मिल जाए, तो फिर आपको फैसला लेना चाहिए कि भाई मैं इस स्टॉक को बेचकर इस नए स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा। बट आप वो स्विच तभी कीजिए, देखिए आप जब कोई एग्जिस्टिंग स्टॉक में इन्वेस्ट किए हो, ऑब्वियसली उसके लिए आप काफ़ी मेहनत किए हो, काफ़ी स्टडी करके उसमें पैसा लगाया आपने, उसको कोई नए स्टॉक से रिप्लेस करने के वक्त यू हैव टू मेक श्योर कि नई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्टिंग स्टॉक से कहीं ज़्यादा बेटर हो, स्लाइटली बेटर नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप बेचोगे आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ द फैक्ट कि मुझे जो नया अपॉर्चुनिटी अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ कोई नए स्टॉक से, तो नए स्टॉक में अपसाइड कहीं ज़्यादा होनी चाहिए देन व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दी करेंट स्टॉक इन क्वेश्चन। किसी भी इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो में जो चेंजेस हैं, शुड दे ओनली बी डूइंग इट जब मार्केट में कोई बड़ा शिफ्ट आता है, या ये एक रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए वे यू रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो? जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि थर्ड रीज़न फॉर सेलिंग इज़ कि अगर आपको बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए विद मच हायर ग्रोथ, then only you should consider selling a existing stock to replace it with a new idea. But for the new idea has to be far far better than what you have, because अब देखिए पहले there was zero long term capital gains tax इंडिया में, LTCG नहीं होता था उस समय, इतना डिफिकल्ट था नहीं चर्न करना। अब आपको टैक्स कंसिडरेशंस को भी ध्यान रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी 10% से बढ़ के 15% हो गया है। सो बेसिकली अब आपको टैक्स कंसिडरेशंस का भी ध्यान रख के फिर आप चर्न करते हो। तो जब भी आप नए स्टॉक के लिए पुराने स्टॉक को बेच रहे हो, मेक श्योर कि नया स्टॉक में रिटर्न पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बेटर हो, तभी आगे बढ़िए। आई एम वेरी क्यूरियस एंड आई वांट टू स्टार्ट bang on with your story and with your journey. So how does a teenager who lives in Kolkata end up becoming someone who's written books that have been praised by Warren Buffett? ये पूरी कहानी क्या है? तो शगुन, लाइक मोस्ट स्टोरीज इन लाइफ, इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स हैं जो मैं शेयर करूँगा आपके साथ अभी। तो मेरी पैदाइश कलकत्ते में हुई थी, वेस्ट बंगाल में, एंड मेरे 2 बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई है। मेरी सारी स्कूलिंग, कॉलेज एजुकेशन सब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही हुई है। और मैंने ग्रेजुएशन किया था विद स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग। तो फाइनेंस के फील्ड में हायर स्टडीज़ परस्यू करना एक नेचुरल एक्सटेंशन लगा मुझे। तो मैंने अपना CFA डिग्री किया फ्रॉम ICFI यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इंडिया। फिर मैंने अपना MBA इन फाइनेंस भी किया फ्रॉम निरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, इंडिया। साथ साथ मैंने एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है CFA इंस्टीट्यूट US से, तो CFA चार्टर मिलता है और उस डिग्री की काफ़ी वैल्यू है दुनिया भर के फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, तो वो डिग्री भी मैंने की। तो आप मेरी MBA ख़त्म होने के बाद मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिला विद सिटी बैंक इन मुंबई। वहाँ पे मैं उनके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट में नौकरी करता था। 3 साल मैंने नौकरी की वहाँ पे एज एन एनालिस्ट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज़ मोर ऑन द प्राइवेट साइड। वहाँ पे आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, लीवरेज बायआउट डील्स, इनमें वर्क करते हैं। उसमें स्टॉक मार्केट का कोई लेना देना है नहीं। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक साइड ऑफ स्टॉक मार्केट। वहाँ से फिर मैं शिफ्ट किया डॉयचे बैंक में, मुंबई, लंदन, हांगकॉन्ग, 4 साल वहाँ नौकरी की डॉयचे बैंक के लिए, सेम लाइन ऑफ वर्क, लेकिन वहाँ पे सीनियर एनालिस्ट बन गया। और 7 साल मैंने नौकरी की वहाँ पे दोनों कंपनीज़ में टोटल। मेरी शुरुआत हुई इन दी स्टॉक मार्केट साइड। जैसे बहुत सारे नए निवेशक जो होते हैं, जो न्यूबीज़ होते हैं स्टॉक मार्केट में, सबकी शुरुआत कैसे होती है? बहुत तेज़ी के माहौल में वो स्टॉक मार्केट में आकर्षित होकर एंटर कर लेते हैं। सेम कहानी मेरी भी थी। इन माई केस 2003 से 2007 की जो बुल मार्केट थी इंडिया में, बहुत बड़ी बुल मार्केट, उसमें मैं आकर्षित होकर स्टॉक मार्केट में एंटर किया दिसंबर 2007 में। मुझे अभी भी याद है, मैंने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था उस समय, रिलायंस पावर सेक्टर म्यूचुअल फंड। और उसके अगले मैंने जनवरी 2008 में एक स्टील कंपनी, इस्पात स्टील में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि वो दोनों इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही हॉट एंड फैंसी सेक्टर्स ऑफ पावर एंड स्टील में थे। और वो दोनों ही पिछले कुछ महीनों में बहुत शार्पली उनका दाम बढ़ गए थे। तो वो तेज़ी के माहौल में आकर्षित होकर मैंने दोनों इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाया। उनके वैल्यूएशंस को, बिजनेस मॉडल्स को नज़रअंदाज करके मैंने पैसे लगाए जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में। और जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के साथ होता है, सेम चीज़ मेरे साथ हुआ। दोनों इन्वेस्टमेंट्स अगले 12 से 18 महीने में 70 से 80% क्रैश कर गए। और मुझे स्टॉक मार्केट्स में अपनी एडमिशन मिल गई, मेरी ट्यूशन फीस पे करके। और वो लेकिन सबसे बड़ी सीख मुझे क्या मिली उस पूरे एक्सपीरियंस से? मुझे ये सीख मिली कि रीसेंसी और विविडनेस बायस, ये 2 बहुत साइकोलॉजिकल बायसेस हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। उससे बच के रहना है। रीसेंसी बायस का मतलब जो बहुत हाल ही में कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले जो हुआ है, उसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं ये सोच के कि अगले बहुत सालों तक यही कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन दुनिया सिक्लिकल है। जो चीज़ पहले चल चुकी है, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा इन्फिनिटी तक चलती रहे। तो इसलिए आपको साइकिल्स का अच्छा नॉलेज डेवलप करना ज़रूरी है मार्केट में। दूसरा चीज़ विविडनेस बायस। मीडिया उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है जो बहुत हॉट एंड फैंसीड है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्ट है
और लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसी को ज़्यादा एम्पलीफाई करता है, तो इसलिए वो विविडनेस बायस की वजह से हम उस चीज़ की तरफ और आकर्षित हो जाते हैं, तो उसको भी अवॉइड करना है। ये 2 बड़ी सीख मुझे मिली ना। मैंने आपको कहा था मैंने 7 साल नौकरी की डॉइचे बैंक, सिटी बैंक में, लेकिन वो 7 साल इवन तो मैं नौकरी में अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था, जो क्यूरोसिटी था शेयर मार्केट को लेके, वो हमेशा बहुत ज़्यादा हाई रहता था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, डबल CFA किया हूँ, MBA इन फाइनेंस हूँ, मैं तब भी बार बार नुकसान खा रहा हूँ शेयर मार्केट में। ऐसा क्या है जो इसमें ऐसा है क्या, कितना पढ़ लिखने के बाद भी मैं अच्छा कर नहीं पा रहा हूँ। और एक दिन 7 सालों के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये एक छोटी ज़िंदगी मेरे पास, और मैं अब ये ज़िंदगी में वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता जिसके बारे में मुझे हाई इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी और पैशन नहीं हो। तो मैं वो नौकरी छोड़ के रीलोकेट कर गया अमेरिका मई 2015 में। मेरे एक रिश्तेदार हैं जो अमेरिकन सिटीज़न हैं, उन्होंने मेरा ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर दिया। मुझे ये लगता था कि क्योंकि मैं CFA चार्टर होल्डर हूँ और ये डिग्री की बहुत वैल्यू है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में अमेरिका में, मुझे तो बहुत आसानी से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आज जैसा आप जानते हैं कि लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है कुछ भी अच्छा पाने के लिए। पहले 6 महीने में मैंने 3 स्टॉक मार्केट जॉब इंटरव्यूज़ दिए, उन तीनों में मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ा। एट द सेम टाइम मैं इंडिया से जो भी थोड़े बहुत पैसे लाया था वो ख़त्म होने को आ गए, और मुझे US में अपने खर्चे चलाने के लिए अपने इंडियन पोर्टफोलियो में से एक सिंगल शेयर भी बेचना नहीं था, क्योंकि मैं कंपाउंडिंग के प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। तो अपने US में खर्चे उठाने के लिए मैंने एक मिनिमम वेज जॉब उठाया एज अ फ्रंट डेस्क क्लर्क एट अ होटल इन सैन फ्रांसिस्को, जहाँ मैं 15 महीने मैंने नौकरी की ग्रेवयार्ड शिफ्ट में। तो जिन लोगों को पता नहीं इसका शिफ्ट का मतलब क्या होता है, ये वो शिफ्ट है जो रात के 11 से सुबह 7 बजे तक चलती है। ना मेरे लिए बहुत इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, इमोशनल, फिजिकल चैलेंज था। लेकिन आज जब मैं उस वक्त को याद करता हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे साथ हुआ, क्योंकि पहली बार मेरे बिजी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर के शुरुआत के 7 साल के बाद मुझे फाइनली वक्त मिला पढ़ने, सीखने और अपने आप को एडुकेट करने के लिए ऑन द इन्वेस्टिंग फील्ड। जो रात को 11 से सुबह 7 बजे के बीच में काम कम होता था होटल में, और मैंने उस फ्री टाइम का पूरा इस्तेमाल किया और सारे ब्लॉग आर्टिकल्स पढ़े ऑन वेबसाइट्स लाइक सफलनिवेशक.com, fundoprofessor.com, macrocapclub.com, basicinvesting.com एंड janavwordpress.com। ये 5 ब्लॉग्स को मैंने स्टार्ट टू फिनिश सारे आर्टिकल्स पढ़े और अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन क्रिएट किया इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में। जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग में मैंने एक चैप्टर लिखा है ऑन लक, चांस, सेरेंडिपिटी एंड रैंडमनेस। मेरे लाइफ में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसका स्पेशली लक का, नसीब का। जो लोग गिव अप नहीं करते हैं, कैसे साथ देती है। नवंबर 2016 में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई रूटीन ऑनलाइन जॉब सर्च, मैंने एक रात को ऐसे रैंडमली एक जॉब एप्लीकेशन पे क्विक अप्लाई बटन लिंक्डइन पे दबा के अप्लाई कर दिया, एंड वंडर ऑफ वंडर्स मुझे उस जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल भी आया, दैट टू फॉर अ सीनियर रोल इन एन इन्वेस्टमेंट फर्म इन सॉल्ट लेक सिटी, यूटा, समिट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स। मेरे पास शेयर मार्केट में ज़ीरो फॉर्मल स्टॉक मार्केट वर्क एक्सपीरियंस था, तब भी मुझे कॉल आया। एंड इस बार क्योंकि हमने आपको कहा था कि पहले 6 महीने में मैंने 3 स्टॉक मार्केट जॉब इंटरव्यू दिए थे, तीनों में रिजेक्शन मिले, लेकिन इस बार जो 3 राउंड थे जॉब इंटरव्यू के, उसमें तीनों में मैंने एक्सेल किया, क्योंकि वो 15 महीनों में इस बार होटल में काम करते वक्त मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन अपने लिए क्रिएट कर लिया था इन्वेस्टिंग क्षेत्र में। अपने आप को एडुकेट करके काफ़ी अब मुझे अच्छी नॉलेज हो गई थी, और इस बार मैंने वो जॉब इंटरव्यू क्लियर कर लिया और मुझे पोर्टफोलियो मैनेजर ऑफ ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजी का पोजीशन मिला विद समिट ग्लोबल। और ये मेरे लिए सपने जैसा था, वो इसलिए क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सीधा मुझे पोर्टफोलियो मैनेजर की नौकरी मिलेगी। मुझे लगा मुझे पहले मिलेगी जूनियर एनालिस्ट की नौकरी, फिर मैं 3-4 साल काम करके एनालिस्ट बनूंगा, फिर और 3-4 साल काम करके सीनियर एनालिस्ट बनूंगा, फिर और 3-4 साल के बाद असिस्टेंट पोर्टफोलियो मैनेजर, और फिर शायद पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाऊँ 14-15 साल में। लेकिन यहीं पे आता है कंपाउंडिंग का पावर। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज़ बैक लोडेड। सो थॉमस एडिसन ने बहुत फेमसली कहा है कि मैनी ऑफ लाइफ्स फेलियर्स आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। तो कभी गिव अप मत कीजिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप कब व्हेन यू विल हिट इट बिग, व्हेन यू विल मेक इट बिग। आपको बेसिकली परसिस्टेंस दिखाना है और एकदम अपने गोल पे रेज अप फोकस रख के आगे बढ़ते जाना है, बिकॉज तभी कंपाउंडिंग अपना मैजिक आपके ऊपर बेस्टो करेगा आफ्टर टेस्टिंग योर पेशेंस एंड कन्विक्शन टू द फुलेस्ट। तो वो नौकरी मिल गई, बहुत हाई सैलरी नौकरी थी, वहाँ 4.5 साल काम किया, खूब सेविंग्स बिल्ड किए, उस सेविंग्स को इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, मल्टीप्लाई किए, और उसके बाद जुलाई 2021 में जब एक सर्टन बहुत अच्छा नेटवर्थ नंबर पहुंच गया था, मोर देन 10-12 करोड़, उस समय मुझे लगा कि भाई अब मेरे पास सफिशिएंट मनी है टू नॉट डिपेंड ऑन अ सैलरी इनकम एनी मोर। अब मैं वो रिस्क ले सकता हूँ ज़िंदगी में टू स्टार्टअप माई ओन बिजनेस, माई ओन वेंचर। तो मैंने वो नौकरी छोड़ के अगले 1 साल टाइम स्पेंड किए ऑन गेटिंग दी FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस फ्रॉम सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उन्होंने मुझे FPI लाइसेंस दिया 1 साल के बाद,
और फिर जुलाई 2022 में मैंने स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड को लॉन्च किया टू द पब्लिक इन यूएस, और 3 अक्टूबर 2022 को हम लाइव चले गए। तो उस समय से लेकर अभी तक बस कुछ महीने में 3 साल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो फंड वहाँ चल रहा है। एट द सेम टाइम ये जो इंडिया फंड है ये अवेलेबल है ओनली टू यूएस सिटीजन्स एंड ग्रीन कार्ड होल्डर्स इन अमेरिका। लेकिन मेरी दोनों किताबें पढ़ने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे राइट किया, लिखा कि सर आपने यूएस सिटीजन्स एंड यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए तो फंड शुरू कर दिया, हम सबका क्या, हमें भी पार्टिसिपेट करना आपकी फिलॉसफी में। तो फिर मैंने कंप्लीट सर्कल वेल्थ सॉल्यूशंस इन दिल्ली उनके संग कोलैबोरेशन करके, पार्टनरशिप करके ज्वाइन किया एज एन इक्विटी एडवाइज़र टू देयर इन्वेस्टमेंट कमेटी, और उनके साथ कंप्लीट सर्कल स्टेलर वेल्थ पीएमएस 2 साल पहले उसको भी लॉन्च कर दिया, जो इंडियन सिटीजन इन इंडिया एंड एनआरआईज अक्रॉस द वर्ल्ड उसको केटर कर सके। तो ये बेसिकली एक स्नैपशॉट ऑफ द पर्सनल एंड प्रोफेशनल जर्नी। अब मैं किताब की भी इंटरेस्टिंग कहानी आपसे शेयर करता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टीव जॉब्स ने बहुत सही कहा है कि यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, लेकिन आप पीछे देखकर डॉट्स को कनेक्ट ठीक से कर सकते हैं। मैंने नवंबर 2016 में ट्विटर ज्वाइन किया, और वेरियस सब्जेक्ट मैटर्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इन्वेस्टिंग, इकोनॉमिक्स, अलग अलग क्षेत्रों में अपने व्यू पॉइंट्स पोस्ट करने लगा। और मेरे ट्विटर ज्वाइन करने के कुछ महीने के अंदर 2 पीपल फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, दे एक्चुअली फ्लू ऑल द वे टू सॉल्ट लेक सिटी यूटा जस्ट टू मीट मी, और मुझे थैंक यू, धन्यवाद बोलने के लिए। उन्होंने कहा सर आप इतना अच्छा थॉट्स कंटेंट शेयर करते हो ट्विटर में, आप एक किताब क्यों नहीं लिख लेते। अब मैं बोलता हूँ डॉट्स कनेक्ट कैसे होते पीछे देखकर। बहुत सालों तक मेरी आदत थी, हैबिट थी कि जो भी मुझे ग्रेट इन्वेस्टिंग कंटेंट, ग्रेट इन्वेस्टिंग कोट्स, ग्रेट इन्वेस्टिंग आर्टिकल जो मैं पढ़ता था ऑनलाइन, मेरी आदत थी एक वर्ड डॉक्यूमेंट में उसका लिंक बस मैं शेयर कर पोस्ट डाल के सेव कर लेता था। अब मुझे लगा कि मेरे पास तो सारा इतना ज़बरदस्त इन्वेस्टिंग रिसोर्स और कंटेंट रेडी है मेरे पास, मुझे बस ये इनको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज करके एक किताब में पब्लिश करना है। तो फिर मैंने वो मैन्युस्क्रिप्ट बना के यूके की 2 पब्लिशिंग कंपनीज को भेजी। उनका फीडबैक मेरे पास ये था कि गौतम तुम बहुत ज़्यादा बोल्ड और एम्बिशियस बनने की कोशिश कर रहे हो, कि एज अ फर्स्ट टाइम ऑथर तुम बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो एक किताब में, इतना इससे अच्छा कि सिंपल सी इन्वेस्टिंग एक छोटी सी किताब लिख दो ऑन बेसिक इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल, वो सेफ कन्वेंशनल रूट फॉलो करो। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा कन्विक्शन था कि मैंने क्या प्रोड्यूस किया है कि मैंने कहा मैं खुद ही सेल्फ पब्लिश कर लेता हूँ उसको। मुझे किसी पब्लिशिंग हाउस के थ्रू नहीं जाना, मैं खुद ही सेल्फ पब्लिश कर लेता हूँ इसको। तो फिर मैंने पहली एडिशन थी जॉब्स ऑफ कंपाउंडिंग की, उसको सेल्फ पब्लिश करके प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के सारे खर्चे खुद उठा के, एडिटिंग के सारे खर्चे खुद उठा के, सब कुछ खुद करके उस किताब को रिलीज़ की, सेल्फ पब्लिश करके रिलीज़ कर दी, और मैंने 0 रॉयल्टी चार्ज की। उस समय मेरा सोच ये था कि अगर 100-200 किताबें भी अगर 100-200 कॉपी भी अगर बिक गई, और अगर कुछ लोगों को लाइफ में हेल्प हो गया, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ गया, अच्छी बात है। और शायद कुछ 5-10 लोग, अच्छे लोग, लाइक माइंडेड लोग मेरे ज़िंदगी में भी शायद अट्रैक्ट हो जाएं। उस सिंपल सोच से मैंने सेल्फ पब्लिश उस समय किया था। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था उस समय कि ये फ्यूचर में क्या हो, अल्टीमेटली कितनी बड़ी इम्पैक्ट दुनिया भर में क्रिएट करने वाली थी ये किताब, मुझे उस समय एकदम आइडिया था नहीं। तो यूएस कनाडा में वो सेल्फ पब्लिश किताब, जो सेल्फ पब्लिश्ड एडिशन थी, खूब बिकी। अब मैं मई 2019 में बर्कशायर हैथवे जो मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग ओमाहा नेब्रास्का में, वॉरेन बफेट की जो मीटिंग होती है, उस वीकेंड के दौरान मैं क्रिटिन यूनिवर्सिटी में बैठा था, अपने सेल्फ पब्लिश किताब की बुक साइनिंग कर रहा था। और माइल्स थॉमसन, बहुत बड़े नाम हैं अमेरिकन पब्लिशिंग इंडस्ट्री में, वो ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क टू ओमाहा आए उनसे मिलने के लिए। उन्होंने मुझे पब्लिशिंग अपॉर्चुनिटी ऑफर किया विद कोलंबिया। और वो कैसे हुआ, वो इसलिए बिकॉज ओमाहा एयरपोर्ट बुक स्टोर में जो मैनेजर हैं जिम रॉस, जिन्होंने क्रिटिन यूनिवर्सिटी ओमाहा में ये बुक साइनिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने कॉल किया माइल्स थॉमसन को न्यूयॉर्क में, कहा कि माइल्स आपको जल्दी अभी कभी ओमाहा एक बार आना पड़ेगा। मैंने कभी इस ऑथर का नाम सुना नहीं है, लेकिन इनकी किताब एकदम इज फ्लाइंग ऑफ द शेल्फ्स, समथिंग बिग इज हैपनिंग है, आपको यहाँ जल्दी आके से बेकर मिलना चाहिए। तो वो फ्लाई करके आए, मुझे मिले, इंस्टेंटली मुझे ऑफर किया टू पब्लिश द बुक फॉर देम विद वन बिग कंडीशन। उनकी एक बड़ी कंडीशन ये थी कि आपको वॉरेन बफेट से हिमसेल्फ, आपको उनसे फॉर्मल अप्रूवल लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा कि आप उनके कॉपीराइटेड कंटेंट जो है उनके शेयर होल्डर लेटर्स से, वो आप अपनी किताब में इंक्लूड आपने जो किया है उसके लिए आपको फॉर्मल परमिशन चाहिए उनसे। मैंने कहा कि वो मुझे क्यों अप्रूवल देंगे, वो तो उनको ऐसे हज़ारों प्रपोजल जाते, किताब के प्रपोजल जाते होंगे, मुझे क्यों अप्रूव करेंगे वो। बट इस कंडीशन के बिना कोलंबिया मेरी किताब पब्लिश नहीं करती। तो मैंने एक मैन्युस्क्रिप्ट के साथ एक अच्छा, बहुत दिल से लिखा हुआ एक चिट्ठी भेजी उनको। एंड नॉट ओनली डिड बफेट साहब ने सिर्फ अप्रूवल नहीं दिया, उन्होंने एक हैंड रिटन लेटर के साथ जॉब्स ऑफ कंपाउंडिंग को की तारीफ भी की, प्रेज भी किया, और ये भी कहा कि दिस बुक डिजर्व सक्सेस। और उसके बाद वो बुक बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई। उसके साथ आप जोड़िए कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन मसल एंड मार्केटिंग माइट, और आज नतीजा देखिए, आज ये किताब 8 देशों में इंटरनेशनल बेस्टसेलर बन के खड़ी है। तो
अगेन सो मेनी थिंग्स जस्ट फेल इन प्लेस एट द राइट टाइम, इसलिए Yeah. मैं अपने बहुत सारे इंटरेक्शंस में लोगों को कहता हूँ कि हमेशा नसीब को, लक को क्रेडिट दिया करो, बिकॉज ये एडवांस में आपको पता चलेगा नहीं कि आप कितने बड़े सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हैं, लेकिन अगर आप हम्बल रहें और नसीब को एक्नॉलेज करें तब आपका नसीब और बढ़ेगा ओवर टाइम. You know, you're talking about luck, but I think from this third person lens, I can see a lot of determination. क्योंकि to leave everything behind, go to a foreign country, settle down, takes a lot of determination. And to say कि मेरे को यहाँ से high salary वाले jobs के offer आ रहे हैं, but I'm not going to do that क्योंकि उसमें मेरा interest नहीं है. And then to work at a desk job, even though you know कि आपका potential उससे ज़्यादा है. And to be persistent for the next 15 months is brilliant. And then again, like writing a letter to Warren Buffett. I mean, मैं नहीं सोचती शायद, मेरे को ये लगता है कि यार वो क्यों ही रिप्लाई करेंगे. And आपको almost 20 साल होने वाले I think in the markets since you joined started in 2007. अभी तक की आपकी सबसे बड़ी learning क्या रही है जो आप हमारे viewers को देना चाहेंगे? सबसे बड़ी लर्निंग ये रही है कि जस्ट बी हम्बल. द मार्केट इज़ द अल्टीमेट हम्बलिंग मशीन. अगर आप हम्बल नहीं रहोगे तो आज नहीं तो कल मार्केट आपको हम्बल कर देगा. एंड ऑल्सो एक्नॉलेज द रोल ऑफ लक, क्योंकि बहुत जब अच्छा आउटकम आता है तो हम इन्वेस्टर्स अपने आप को प्रेस कर लेते हैं कि मेरे वजह से हुआ है, लेकिन जब कोई बैड आउटकम आता है तो हम लोग बैड लक के एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं. यू हैव टू टेक द गुड विद द बैड एंड जस्ट एक्नॉलेज कि लक इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एनी गुड आउटकम इन लाइफ. सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल. इससे क्या होगा, फिर आप ग्रेटफुल फील करोगे और हमेशा हम्बल रहोगे. और ये जो एटीट्यूड है ये आपको बहुत काम आएगा लॉन्ग रन में, क्योंकि मार्केट में ग्रेटफुल एंड हम्बल पीपल जनरली tend to do very very well. सबसे बड़े मिस्टेक्स इन्वेस्टिंग तब होते हैं जब आपका when you are feeling very full of yourself after a very big win. जब एक बहुत बड़ा बुल मार्केट के बाद आपको लगता है कि मैं सबसे आई एम द बेस्ट, ये तो बहुत ईजी चीज़ है. तभी सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं. बाइंग ऑन मार्जिन, टेकिंग लीवरेज, गोइंग इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. उस समय बेसिकली इट वाज द मार्केट, इट वाज नॉट योर ब्रेन विच वाज हेल्पिंग यू, इट वाज बेसिकली द मार्केट. तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आप इंडिया जैसे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो. यहाँ पे इतने प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं अनलाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पे तो जस्ट टू साइन ऑफ ऑन दिस डिस्कशन, पिछले 10 साल में अगर आप BSE 500 को देखिए, 103 आउट ऑफ 500 कंपनीज इन इंडिया बिकम 10 बैगर्स इन द लास्ट 10 years. इसका मतलब 1 in 5 कंपनीज इन द लास्ट 10 years हैज़ बिकम अ 10 बैगर, ऑलमोस्ट 1000% रिटर्न. कोई और दुनिया में ऐसा स्टॉक मार्केट नहीं है जिसने ऐसा काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन प्रोवाइड किया है. तो इंडिया इज़ अ ग्रेट मार्केट फॉर एक्टिव स्टॉक पिकिंग एंड एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग. अगर आप इस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को एन्जॉय करते हो ना, तो बीट बेयर मार्केट बुल मार्केट, आप हमेशा लर्निंग मोड में रहोगे और आपका ग्रोथ निश्चित है. Amazing. Thank you so much, sir, for this conversation. बहुत कुछ नया सीखने को मिला. And how was your experience? आई रियली एन्जॉय दिस डिस्कशन एंड आई होप कि हमारे ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने मिले और वो अपने लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग जर्नी की शुरुआत जल्द से जल्द करें. बिल्कुल. एंड यू टू, आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन. आपका सबसे फेवरेट मोमेंट क्या था इस पूरी कॉन्वर्जेशन में? कमेंट एंड लेट मी नो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.